चलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जेईई मेंस का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, नीट का क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नई थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और तो आज स्टार्ट करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ बातें हम लोग जान चुके हैं। उसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आओ हेडिंग डालते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते थे, बीबीटी, बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी आने के बाद कुछ पॉइंट में वर्नर्स थ्योरी फेल हो गया तो उसको हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन कुछ बातें उसकी अच्छी थी जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी आपके यहाँ पक्का एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, इसके पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, चलो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन postulates of BBT, main postulates of BBT are as given, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, वो क्या हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, फर्स्ट वन पॉइंट ये क्या कहता है कि जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसके पहले सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में वो दिखाई देते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में वो कन्वर्ट होते हैं, और वो वैकेंट ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, आपस में वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इन सेंट्रल मेटल एटम, vacant central metal atom, vacant orbital get hybridize and form hybrid orbital and form hybrid orbital। ठीक है, क्या कह रहा है, पॉइंट देखिए, इन सेंट्रल मेटल एटम वैकेंट ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं, और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, और जब वो हाइब्रिडाइज होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जितने नंबर में लिगेंड होते हैं या सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है क्या, सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल which is
which is equal to coordination number of central metal atom। मतलब क्या? इसका मतलब ये है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is just equal to coordination number of central metal atom। ये एक फॉर्मूला आप माइंड में सेट कीजिए। सेंट्रल मेटल एटम उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जितना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का 4 होगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेंट्रल मेटल एटम का 6 होगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेंट्रल मेटल एटम का 5 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जस्ट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। अब इसकी बात और कर लिया जाए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में सेंट्रल मेटल एटम किस तरह के ऑर्बिटल का यूज करता है उसको देखना होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है बीबीटी? थर्ड पॉइंट में थर्ड वन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए दो तरह के ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। एक तो आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। आउटर ऑर्बिटल किस सेंस में और इनर ऑर्बिटल किस सेंस में, उसको समझने की कोशिश करते हैं ना। क्या कहता है? इनफॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल CMA involve two types of orbitals। अब 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में क्या क्या है जरा देखो। एक फर्स्ट टाइप का जो ऑर्बिटल होगा वो होगा NS NP और ND ऑर्बिटल। ये NS NP और ND ऑर्बिटल। N क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल? S में 1, P में कितने? 3 और D में कितने? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको नाम देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम नाम देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा जो ऑर्बिटल है, दूसरा जो ऑर्बिटल है इन सम केसेस n-1, देखो जरा, n-1 D NS और NP ऑर्बिटल यूज होते हैं। चेक करो,
n-1 d ns np ऑर्बिटल यूज होते हैं। जब n-1 d ns और np ऑर्बिटल यूज होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सेस क्या कहलाते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको ये समझाया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो तरह के ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। एक तो ns np और nd जो आउटर मोस्ट होते हैं, और दूसरे n-1 d। हमेशा आपको पता है अगर n की वैल्यू 4 होगी तो n-1 d क्या होगा? 3 होगा। और थर्ड सेल फोर्थ सेल के अंदर आएगा, इस बेसिस पे हम उसको इनर ऑर्बिटल बोल देते हैं। और ऐसा जहां पर होता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम नाम देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कहने का मतलब आपको दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस मिलने वाले हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस बात को बीबीटी नहीं समझा पाया है। ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक पॉइंट आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब सेंट्रल मेटल एटम अपने n-1 d का इस्तेमाल करेगा, कब nd का इस्तेमाल करेगा, ये बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ठीक है, चलो, तो ये बातें इतनी अभी तक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दो तरह के वो ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है, एक ns np और nd और एक n-1 d ns और np। अगर n-1 d का इस्तेमाल करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर nd का इस्तेमाल करेगा तो हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब जब सेंट्रल मेटल एटम अपने ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर लिया तो वो कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको देख लिया जाए। तो थर्ड पॉइंट के बाद आएगा क्या? फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट में हम आपको बताएं, और आपको ये भी पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने सीख रखा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, और जब उनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनका भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है तो इससे मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर शेप या ज्योमेट्री मिल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम आपको क्या बताने वाले हैं? हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीबीटी ने कॉम्प्लेक्सेस के शेप या ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और वो किस बेसिस पर? हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे। तो हम लोग देखते हैं अब क्या, अकॉर्डिंग टू दिस theory, shape of complexes are as given. ठीक है, ये चीज हम केमिकल बॉन्डिंग में भी जानते हैं। क्या? ये देखो, हम अब क्या बताने वाले हैं, इस थ्योरी के हिसाब से हम बताने वाले हैं कि किस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा या उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो हम आपको अब सिखाने वाले हैं। चलो देख लो जरा। आप ये बताइए, पहले हमने पहले पॉइंट में आपको क्या बताया? पहले पॉइंट में हमने आपको ये बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो अपने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करने से जितने नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने नंबर का वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हम वो देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक कॉलम में आप लिखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे, हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फिर शेप या उसकी ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत डिटेल में आपने डिस्कस किया था इसको। चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए 2 प्योर ऑर्बिटल होने चाहिए, यस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल। तो आप क्या पाएंगे? यस पी, ये 2 नंबर में बनेंगे बट एक दिखाया जाता है, तो यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो ज्योमेट्री आपको सिखाया जा चुका है, क्या? लीनियर।
ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं इनिशियल से। तीसरा, ठीक है, तीसरे में क्या होगा, S का एक ऑर्बिटल, P के दो ऑर्बिटल, दैट इज sp2। अब क्या बताया थे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर, याद आ रहा है, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले भी कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम मिले हैं हमारे सिलेबस में, हमारे नीट IIT लेवल पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहीं से हमको ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो उसमें एक केस बनता है sp3, ध्यान देखिएगा, sp3। अगर sp3 होगा तो जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो टेट्राहेड्रल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब sp3 होता है तो ns और np पार्टिसिपेट करता है, ns और np पार्टिसिपेट करता है। अगर ns और np पार्टिसिपेट कर रहा है तो आउटर मोस्ट हुआ, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बातें समझ में आ रही हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, इसमें ns np पार्टिसिपेट करेगा। और इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक दूसरा केस बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे dsp2। जरा काउंट करो, p के दो ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल 3 और d का एक ऑर्बिटल क्या 4, dsp2। अब देखिए यहाँ पर जो d है ये n-1 वाला d है, और n-1d मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये याद रखिएगा आप। चौथे, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, एक sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, कब वो आगे बताया जाएगा, और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ये भी कब वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर पांचवा हो जाए तो पांचवें में भी पहला देखिएगा, चेक कीजिएगा, एक तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d, sp3d क्या बोलेंगे, OOC, ठीक है। क्यों भाई, d वाला ऑर्बिटल कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलो इसी तरह से इसको देखिए जरा, इसका उल्टा बोलो dsp3। अब तो आप बातें समझ में आ गए होगा। देखो, अगर d पहले लिख रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल और d बाद में लिख रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल। नाम बताओ इसका, IOC, ठीक है। अब यहां पर दोनों की ज्योमेट्री सेम आती है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, याद करो अपना PCL 5 का स्ट्रक्चर, नीट का क्वेश्चन जो था इस 2018 का, जरा देखो, dsp3 IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यही स्ट्रक्चर होगा, और sp3d OOC यही स्ट्रक्चर होगा। एक लास्ट में हम आपको जो 6 बता दें, 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उस समय आप क्या बोलते थे, उस समय आप बोलेंगे, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल बनाओ, आउटर ऑर्बिटल वाला sp3d2, देखो 2 3 5 और ये 6, तो क्या हो गया ये, इसको बोलेंगे OOC आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर मान लीजिए d2 sp3 अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, d2sp3 आपको d2sp3 दिख रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है d2sp3। देखो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक, ये हो गया। आप इसी के नीचे लिखिएगा, ये हम इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसका बी वाला जो ऑप्शन आ रहा है हम ऊपर दिखा दे रहे हैं, क्या, इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाइए d2sp3। अब इसको क्या बोलेंगे, IOC। और आपको बताएं हम, क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है,
इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, ऑक्टाहेड्रल। इसको अब सिस्मेटिक वैसे लिखेगा, हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने ऐसा किया। दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अब इसको जरा जल्दी से समराइज कीजिए। क्या, अगर sp होगा तो लीनियर, और आउटर और इनर का कोई मतलब है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पर भी आउटर और इनर को आपको नहीं एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक का होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब हम बोलेंगे dsp2, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा तो वहाँ पर sp3d आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, dsp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है लेकिन ज्योमेट्री सेम आएगी, जिसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो ये बातें तो हमारी हो गई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिगेंड्स की और उनके कॉम्प्लेक्सेस की। इसमें फिफ्थ पॉइंट जो आता है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट जरा देख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट में हम जब ज्योमेट्री पा जाते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्स के इंटरनल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये आता है क्या, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम contain unpaired electron, then paramagnetic, and when paired electron, then diamagnetic। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके यहाँ, ठीक है। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सॉरी सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इतनी बातें हैं हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ पॉइंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के समझने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो हम क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो डायामैग्नेटिक। यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पर हम लोगों ने एक और टर्म निकाला है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट किए हैं, और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है, n+2 और बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। जहां पर n की वैल्यू क्या है, वेयर n is number of unpaired electron। ये कॉन्सेप्ट हम लोग डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये 5 बहुत बेसिक पॉइंट हैं जो हमने आपको समझाए, ठीक है। और आपको बताएं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इन 5 पॉइंट से
हम स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आगे की एक थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ लगाते हैं तब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम टर्म बोलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये सारे टर्म जो हैं ये बीबीटी के नहीं हैं। ठीक है, ये बीबीटी के नहीं है। फिर भी चूंकि हम लोगों को नीट अपना क्वालिफाई करना होता है, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए एनी हाउ हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ ला करके उसका यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमारे बीबीटी के हैं। इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर बता दीजिए। ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए और कैसा उसका शेप होगा। ठीक है, और कभी कभी कलर भी पूछता है। ये सब बातें हमारे बीबीटी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में 6 पॉइंट में क्या 6 पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स CMA, the CMA of a complex having unpaired electron give colored complex, colored compound कह लीजिए आप। ठीक है, while colorless। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। चूँकि क्या कहते हैं, आपका जो वीडियो कभी कभी अपलोड नहीं हो पाता है बहुत लॉन्ग वीडियो बनाने में, इसलिए हम इस पॉइंट को बीबीटी के, ये बेसिक पॉइंट को हम बीबीटी फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो आप लोग भी क्या कर लीजिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो और भी पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सेकंड पॉइंट में लाएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा, वीक लिगेंड क्या होगा। ठीक है, और फिर हम लोग वहीं से पता करेंगे कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और एक हम आपको तरीका सिखाएंगे, ये वाला जुआड़ू तरीका, हाउ। ठीक है, याद करने का तरीका है क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लिगेंड। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बीबीटी के सेकंड लेक्चर में। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ख़त्म करते चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे बीबीटी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स है। अभी हमने एग्जाम्पल्स नहीं सिखाया है, आपको क्वेश्चन नहीं करवाया है। ठीक है, तो बीबीटी थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है, तो हम लोग इसको कई पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। चलो स्टूडेंट, हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग 6 पॉइंट तक डिस्कस किया था, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो क्या था, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग बीबीटी के। जैसे 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, 7 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 7 पॉइंट, 7वें पॉइंट में क्या था कि जो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई हुई है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक जो क्राइटेरिया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पॉइंट्स थे वो मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड थे। मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरीज को एनालाइज किया था। ठीक है, तो इसके लिए एक पॉइंट ये भी मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या। यस, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT is based on measurement of magnetic moment, और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने फॉर्मूला दिया था
which is given as, बताए थे म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर n प्लस 2। बोर मैग्नेट्रॉन था, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वेरी सिंपल, इस बात को हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, पिछले पॉइंट में भी हमने दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है क्या? अब अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया होगा तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी दिया होगा कि ये डायमैग्नेटिक है या ये पैरामैग्नेटिक है या इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो उसके बेसिस पर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट लगा करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट, अब जैसे हम आपसे कह दें कुछ पॉइंट हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग मेजर कर चुके हैं, वो क्या है जरा देखिए। वो ये है, जैसे हम आपसे कह दें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आपसे कहा जाए मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये क्या है, एन है, और ये क्या है, म्यू एस है, स्पिन है, स्पिन के कारण। अगर 1 है तो हम कहते हैं 1.732, इसको आप निकाल सकते हैं। अगर 2 आता है तो 2.82 लेते हैं, 3 आता है तो 3.87 लगभग आता है, और 4 आता है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले से जो अभी दिए थे, ये लगभग 4.89 आता है। और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये आता है लगभग 5.9 समथिंग आता है। ठीक है, 5.92 समथिंग कुछ ऐसे आएगा। ये देखो, ये कुछ डेटा है हमारे पास। ठीक, ये डेटा गिवन होंगे तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है क्या, रूट ओवर n प्लस 2, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। वैसे ये सब बातें डी ब्लॉक में आप फिर पढ़ लेंगे। चलिए, ये हो गया। अब कुछ बातें हैं, और हमने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये बातें भी देख लीजिए। क्या पीटीआर में, ठीक है, बीबीटी do not explain about nature of ligand। ठीक है, फिर से हम आपको बताएं, बीबीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, चूँकि हम लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमको पता है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, आपको सिखाने की। ठीक है, इसलिए हम आगे की जो थ्योरीज आने वाली हैं उनके कुछ पॉइंट्स को यहाँ ला करके बीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने चाह रहे हैं आपसे।
बस यही करवाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए 2 पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। एक क्या होता है, एक नेचर ऑफ लिगेंड में आप कह सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है ना, ये जब जाएगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ तो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड इसके कारण पेयरिंग नहीं होती। तो ये सब बातें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ के इन पॉइंट्स को लेकर के हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि BBT डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट नेचर ऑफ लिगेंड, दैट इज SFL एंड WFL, बट हम इसका इस्तेमाल करके आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ BBT, एप्लीकेशन ऑफ BBT, सबसे पहला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फॉर दिस फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व, फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व। पहला है फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा है फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMA या CMI, और तीसरा फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड, फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड्स। चलो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखने होंगे। और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो डाया मैग्नेटिक, ये होता है, ठीक है। चलो, और तीसरा जो आप देखेंगे वो देखेंगे नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो क्या होंगे, एक होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब डी पहले इन्वॉल्व होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब डी बाद में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलो अब हम BBT, अच्छा हमारे सिलेबस में दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक का 4 होता है, एक का 6 होता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या, देखो जरा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हम आपसे ये कह दें, बताइए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के। भाई आपने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो सेंट्रल मेटल अपने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो सेंट्रल मेटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो 4 बनाएगा, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होगी। अच्छा, याद रहे जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमेशा ये चाहता है कि हमारे वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों हाइब्रिडाइजेशन में जिनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी या उससे जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी होती है, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी होती है। ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी वालों को वो पहले इन्वॉल्व कराना चाहता है। ठीक है, अच्छा लिगेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लिगेंड हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है जितने की उसको ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो बीबीटी की नहीं है। इसको हम लोग जब बहुत सारी बुकें, बहुत सारा स्टडी करने के बाद तो अपना एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको समझाया जाता है। ठीक है, क्या सेंट्रल मेटल एटम की एक टेंडेंसी होगी कि हमारे अपने लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स का यूज़ करें। लिगेंड की कंडीशन ये होती है कि हमेशा वो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल तक ही पेयरिंग कराएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं। जैसे हम आपसे कह दें, पहला केस है, पहला पॉइंट है केस फर्स्ट। अगर हम आपसे कह दें केस फर्स्ट हो, अब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये पता हो गया, 6 ऑर्बिटल चाहिए। अब दूसरे स्टेप में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो? D0 हो, D1 हो, D2 हो और D3 हो। देखिए जरा, D0, D1, D2, D3। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग है, उसको और हम पहले एक्सप्लेन कर दें। वो क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात तो फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये फिक्स हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या हो सकता है? या तो sp3d2 होगा और या तो d2 sp3 होगा। यही बातें हैं, या तो sp3d2 होगा या तो d2 sp3 होगा। ये बात तो हमको ये देखना होता है, ये तो हो ही जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D0, D1, D2 और D3। ठीक है, अगर D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, तो जरा बताओ इनर ऑर्बिटल में अगर एक ही D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है या 0 इलेक्ट्रॉन है, तो D के जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो खाली हैं, तो हमेशा ओवरलैप कर सकते हैं वो, और हमेशा वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व करा सकते हैं। क्या? n-1 D वाले, n-1 D वाले। ठीक है, D0, D1, D2, D3 हो। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं D1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो D में जरा देखो कितने ऑर्बिटल? 5। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर यस है, मान लो ये पूरी तरह से खाली है, P भी पूरी तरह से खाली होगा। ये देखो, अब देखो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये पूरा D ऑर्बिटल खाली है, तो अब आप कहोगे कि सर D के सभी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे? नहीं, D के सभी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम वही ऑर्बिटल इन्वॉल्व कराते हैं जिससे हमको रिजल्ट मिलता है, हमारी ज्योमेट्री जिससे स्टेबल होती है या कॉम्प्लेक्स हमारा जिससे स्टेबल होता है। तो क्या होगा? D1 के केस में
ये 2 ऑर्बिटल, देखो इधर ये 2 ऑर्बिटल ले लेगा अपने अंदर वाले 2 ऑर्बिटल, क्या d, ये क्या बन जाएगा ds d2 1 2 d2 sp3, ये d2 sp3। अब बताओ अगर जब ये इन्वॉल्व हो गए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए 1, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 मिल गया ज्योमेट्री तो यही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। कैसा होगा ये पैरा मैग्नेटिक, ठीक। इसी तरह से D2 अगर आ जाए तो बताइए जरा, अब D2 के लिए बात कीजिए, D2 के लिए चेक कर लो जरा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s होगा या आउटर वाला होगा, ये इसको n-1 कह सकते हैं, इसको ns और np कह सकते हैं। अब इसमें भी 2 खाली हैं, ये भी बना लेगा क्या d2 sp3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, ये भी क्या होगा पैरा मैग्नेटिक। तो हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो कोई भी लिगैंड हो, कोई भी लिगैंड हो, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा d2 sp3 और कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कोई भी लिगैंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, ठीक है। चलो ये हो गया d2 sp3 IOC। और अगर दूसरा हम कह दें, सपोज कर लो क्या d8 है, सॉरी हाँ ठीक है यही ले लेते हैं, d8 है, d9 है और d10 है, d8 d9 और d10। d8 का जरा चेक कर लो, एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर d8 बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे d में, 5, बोलो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 4s होगा, ये 4p होगा, आगे 4d होगा, ये 4d दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5, ये देखो। अब जरा बताओ अगर ये ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाए, ये ऑर्बिटल इसमें पेयर हो जाए तो क्या कोई लाभ होगा, कोई लाभ होगा नहीं। हमको तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, हमको d के 2 ऑर्बिटल चाहिए ना, d के 2 ऑर्बिटल चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता, ठीक। तो जब ये ऑर्बिटल खाली नहीं है तो यही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, s का 1, p का 1 2 3 4 5 6 7 8, sp3 d2, ये क्या बन जाएगा अब sp3 d2, sp3 d2, ठीक है। अब इसी तरह से d9 का देख सकते हैं आप, d9 का देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहाँ पे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बचने से कोई लेना देना है नहीं क्योंकि हमारा तो d2 होना चाहिए। तो ये जब भी आएगा, इसको याद कीजिए आप, क्या d8 d9 और d10 जब भी आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3 d2, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 0 1 2 3 आता है तो d2 sp3 IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d8 d9 d10 sp3 d2 OOC आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कोई भी लिगैंड हो इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगैंड, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम लिगैंड। चलो
चलो नेक्स्ट डिस्कस कर देते हैं। एक इसमें और आएगा D4, D5, D6 और D7। याद रखिएगा, अगर D4 है, ठीक है, अगर D4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग हो जाएगा तो क्या बनाएगा, D2sp3। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है, पेयरिंग नहीं कराएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होंगे। क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो क्या देगा, sp3d2। सेम यहां पर भी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या देगा, D2sp3, और वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या देगा, जल्दी बोलो, sp3d2। चेक कर सकते हैं आप। D6 हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हुआ तो sp3d2, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, सॉरी, ये D2sp3 और वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या बोलेंगे आप, sp3d2। इसी तरह से D7 में भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो sp3d, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या, D2sp3, और वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या देगा, sp3d2। ठीक है, एक चेक कर लो आप, जैसे ये D5 है, D5 का एग्जाम्पल ले लो आप। D5 का एग्जाम्पल जैसे हम आपको समझाएं, D5, ठीक है, D5 इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ये देखिए D5, कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 4s है, ये 4p है, और ये 4d है, या आउटर d है, 1 2 3 4 5। अब जरा देखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करा पाता कि इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा दे, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों की क्या करा दे, पेयरिंग करा दे। और जब ये पेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पेयर्ड अप नहीं होंगे, तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन से लेने पड़ेंगे, आउटर वाले, ये, ठीक है, क्या बनेगा, sp3d, sp3d2। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। लेकिन अगर इसी को हम आपको दिखाएं, इसी को हम आपको दिखाएं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, जरा देख लो, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये s ऑर्बिटल, ये p और d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, जरा देखो, ये हो गया, और फिर ये d, 1 2 3 4 5। अब जरा देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएगा। हमको कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत है, हमको 2 ऑर्बिटल की ज़रूरत है, किसके, d के, इनर d के 2 ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ठीक है, तो पेयरिंग हो जाएगी। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो देखो ज़रा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ आ जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ठीक, तो ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। और जब दोनों ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, ये दोनों ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, खाली हो गए, तो खाली होने के बाद D2sp3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6,
दैट इज D2sp3, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो कितने अनपेयर्ड बच गए? 1, ठीक। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम लोग इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल या उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।